हेलो दोस्तों, हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप में कुछ बदलाव हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अप्रेंटिसशिप नेम में हुआ बड़ा बदलाव। 2025 अप्रेंटिसशिप न्यू रूल, यानी कि 2025 में जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए एक नया रूल लागू हुआ है, जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस नए रूल से अप्रेंटिसशिप अभ्यर्थी को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप 2025 का नया रूल है, इसमें किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, इसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें आप लोग को अप्रेंटिसशिप 2025 के नियम में जो बदलाव हुए वो उन सभी को दिखाया गया है। यह नोटिस जो जारी होने का तारीख है, ये नोटिस जो है कि 8 सितंबर को ही जारी हुई थी 2025 को, सोमवार के दिन, नई दिल्ली की तरफ से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नंबर संख्या इसकी देखने को बात करें, नोटिस संख्या तो 566 है। इसमें हम अप्रेंटिसशिप के नियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो वही आपसे छूट जाए। तो इसमें हम अगर बात करें पहले 610 A में, इसमें हम बात करते हैं। इसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को पढ़कर बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 610 A में केंद्रीय सरकार शिशुता अधिनियम 1961 का 52वां की धारा 37 के उपधारा 1 द्वारा प्रस्तावित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय शिशुता परिषद में परामर्श करने के उपरांत शिशुता नियम 1992 में इसका आगे संशोधन करने का निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात इसमें यह बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि इसके कहने का मतलब यह है कि जब 1961 यानी कि 1961 में जब रेलवे अप्रेंटिसशिप योजना लाई गई रेलवे की तरफ से, तो उसमें कुछ नियम बने होंगे। जैसे भी कोई भी योजना चलती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, फिर उसका संशोधन भी होता है, मतलब पीरियड वाइज जो कैसा उनमें धीरे धीरे सभी चीज़ों में जो है इसकी संशोधन होता रहता है। फिर इसमें जो है कि 1961 में योजना लाई गई अप्रेंटिसशिप की, फिर उसमें 1992 में उस योजना में संशोधन किया गया, यानी कि योजना में कुछ कमी थी, यानी कि कुछ स्टूडेंट को और लाभ के लिए उसमें कुछ संशोधन किए गए। फिर इसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं इन नियमों को संक्षिप्त नाम शिक्षुता संशोधन नियम 2025 है, यानी कि फिर उसके बाद में 2025 में एक और संशोधन किया गया, जो कि इसी संशोधन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या संशोधन हुआ। इसके लिए हम आप लोगों को केवल इम्पोर्टेंट बताएंगे, और वैसे भी तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो 2025 के संशोधन में जो पहला नियम है, इम्पोर्टेंट नियम है, जो कि यह कहता है कि न्यूनतम 3 वर्ष की डिग्री धारक या 10वीं कक्षा के पश्चात 3 वर्ष का डिप्लोमा धारक या 12वीं उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्ष का डिप्लोमा धारक या स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पूरी करने के पश्चात 2 वर्ष के अध्ययन या व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यानी कि ITI, व्यावसायिक पाठ्यक्रम मतलब ITI का प्रमाण पत्र धारक प्रत्येक शिशु को वैकल्पिक व्यवस्था में शिशुता परीक्षण ग्रहण कर रहा है। यानी कि जो बच्चे या डिप्लोमा करके अप्रेंटिसशिप कर रहा है, या ITI करके अप्रेंटिसशिप कर रहा है, या 12th करके अप्रेंटिसशिप कर रहा है, या डिग्री डिप्लोमा करके कोई भी कुछ भी करके अप्रेंटिसशिप कर रहा है, उन सभी को क्या क्या बेनिफिट इसमें मिले। अनुसूची भाग 6 में निर्दिष्ट स्नातक तकनीशियन व्यावसायिक और डिग्री शिशुओं के लिए शिशुता संविदा के नियमों और शर्तों का पालन करेगा। या जो बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, इसमें जो है कि संविदा की वैकेंसी होती है, संविदा वालों, ये इन बच्चों को संविदा के हिसाब से रखा जाएगा, यानी कि संविदा के हिसाब से माना जाएगा। फिर अगर हम अगला चेंज के बारे में बात करते हैं कि और इसमें क्या चेंजिंग हुई है, फिर आगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो अगला चेंज हुआ है वो 9 में आप देख सकते हैं।
उक्त नियमों में नियम 7 पश्चात निम्नलिखित नियम अंतर्राष्ट्रीय किया जाएगा, अर्थात आप साथ में 7 में पढ़िए। यहाँ पर आप देख देंगे प्रशिक्षणों के माध्यम न्यूनतम अंतराल 1 वर्ष, 2 शिक्षुता प्रदर्शन के माध्यम से न्यूनतम 1 वर्ष का अंतराल होगा। इसमें यह बताया गया है कि जो बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वह 2 बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यानी कि बहुत से बच्चों का जो है कि सवाल था कि क्या कोई अप्रेंटिसशिप 2 साल कर सकता है, तो 2025 के अंतर्गत अब यह हो गया है कि आप अप्रेंटिसशिप 2 बार कर सकते हैं। और इसमें एक शर्त है कि उसमें दोबारा अप्रेंटिसशिप करने में आपको 1 वर्ष का अंतराल, यानी कि 1 वर्ष के पश्चात, यानी कि अप्रेंटिसशिप करने के तुरंत पश्चात आप दूसरी अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको 1 साल का गैप देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बशर्ते कि पिछला प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो और ऐसे मामले में कोई अंतराल आवश्यक नहीं होगा, जहां पिछला शिशुता परीक्षण अधिनियम का शाखा 11 और 6 के उपनाम में 2 अधिनियम नियोक्ता के भाग विकलता के कारण समाप्त किया गया हो। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक साथ 2 अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं, अगर एक अप्रेंटिसशिप आप पूर्ण कर चुके हैं तो आप दूसरा अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और इसमें भी एक शर्त दिया गया है। यह शर्त यह कहता है कि अगर जो है कि अप्रेंटिसशिप जैसे आप कर रहे हैं तो आपका जो है कि एक नियम, मतलब एक, जैसे कि आप अगर पिछली साल, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई व्यक्ति अधिनियम 2 शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है और उसका दूसरा प्रशिक्षण समान व्यवसाय में नहीं होगा। समान व्यवसाय का मतलब अगर आपने एक बार इलेक्ट्रीशियन से जो है कि अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो दूसरी बार आप इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। आप फिर से दूसरी बार अप्रेंटिसशिप करने के लिए आप फिटर से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और किसी भी ट्रेड से कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन से नहीं कर सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला विकृतिका, यानी कि जो स्टाइपेंड आप लोगों को मिलता है, यानी कि सैलरी का, वे केवल प्रथम बार प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा। यानी कि अगर आप दोबारा अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसमें आप लोग को कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इसका साफ साफ मतलब यही है कि अगर आप जो है कि पहली बार में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, पहली बार तो आपको स्टाइपेंड जो मिलता है वह मिलेगा, और अगर आप दूसरी बार फिर से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। फिर अगर हम बात करते हैं जो आगे और क्या चेंज हुआ है, ये चेंज जो है कि यही मुख्य चेंज है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज इसमें यही है, सारणी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं पढ़कर बता रहा हूँ। इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, जैसे कि आप लोग को बता दें, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि जो आपका स्टाइपेंड मिलता था 7 से 8 हज़ार रुपये, उसमें बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे कि 7 से 8 हज़ार रुपये अगर बच्चों को मिलता था, उसमें उनके खाने का खर्चा भी नहीं हो पाता था। तो इसीलिए सरकार ने यह बहुत ही अच्छा नियम लाया कि जो उनके स्टाइपेंड में थोड़ा जो है कि बढ़ोतरी कर दिया। तो इससे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिलने वाला है, जैसे कि वो अपने आगे का जो है कि पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकते हैं। ऐसा करके काफ़ी अच्छी इसमें सरकार की हमें सोच लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कक्षा 5वीं और 9 के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें 6800 प्रति मास मिलेगा, यानी कि 6800 रुपये प्रति महीने मिलेगा। और जो 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें 8200 रुपये प्रति मास मिलेगा। और जो 12वीं के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें 9600 प्रति माह मिलेगा। और जो तकनीशियन व्यावसायिक शिशु व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारी मध्यवर्ती पाठ्यक्रम डिप्लोमा के साथ, अगर जो बच्चे डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें भी 9600 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और अगर हम बात करें जो बच्चे डिग्री, यानी कि स्नातक, यानी कि जो डिग्री लेने के बाद, जैसे कोई भी डिग्री अगर लेने के बाद अगर वह अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो उन्हें 10,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और अगर कोई बच्चे स्नातक शिशु डिग्री या शिशु की किसी भी शाखा में स्नातक किया हो, यानी कि किसी भी शाखा से अगर आपने स्नातक किया है तो आपको टोटल जो है कि 12,300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर ITI की बात करें तो ITI को इस बार जो है कि इतना पैसा मिलने वाला है, जैसे कि 9,600 रुपये। जो बच्चे ITI है, यानी कि जो बच्चे ITI करके अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं उन्हें टोटल 9,600 रुपये मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले जो है कि 7 से 8,500 रुपये मिलते थे, अब जो है कि 9,600 रुपये मिलेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को थोड़ा और मदद मिल जाया करेगा, ताकि जो बच्चे हैं जो अप्रेंटिसशिप करते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं तो उन्हें बुक्स वगैरह लेनी पड़ती है, कुछ खर्चे होते हैं, तो वो सभी खर्चे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यह जानकर अब जैसा कि और बच्चे जो है कि और अप्रेंटिसशिप करने से थोड़ा पीछे हटते थे वो भी अप्रेंटिसशिप करने का सोचेंगे। और फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि और इसमें क्या संशोधन हुआ है, तो इसमें जो और संशोधन हुआ है, इसमें एक संशोधन और हुए हैं, 2 संशोधन। इसमें जो है कि यह बताया गया है कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपने अधिष्ठान के शिक्षा परीक्षण की अवधि पूरी होने पर
शिक्षा का कोई रोजगार प्रदान करेगा। यानी कि इसमें जो है कि नियोक्ता यानी कि जो अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उन्हें जो है कि रेलवे यह नहीं कहता है कि हम जो हमारे यहाँ से अप्रेंटिस कर लेगा हम उन्हें जॉब ही देंगे, ऐसा रेलवे ने लिखा नहीं है। तो यहाँ से आप लोग को होशियार हो जाना चाहिए कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो जो आप अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आप लोग का केवल अप्रेंटिसशिप से आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको 20% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन आप जो है कि अप्रेंटिसशिप से नौकरी नहीं ले सकते हैं। आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा काफ़ी, ताकि आप लोग को पता है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग जैसे अप्रेंटिसशिप में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जैसे आप टाइम निकाल कर किसी तरह 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी को डेली देते रहिएगा, ताकि आपका स्टडी बीच में छूटे ना। और इसमें यह भी बताया गया किसी विशेष मास के लिए वृत्तिया का भुगतान अगले मास की 10वीं तारीख को या उससे पहले कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपका स्टाइपेंड होता है वो जो है कि 10वीं तारीख, यानी कि जैसे आपने फरवरी में सिलेक्शन हुआ तो आपका मार्च के 10 तारीख तक आपका जो है कि स्टाइपेंड आ जाएगा। तो इतना ही चेंज हुआ है, इससे आगे और कुछ चेंज नहीं हुआ है। मेन पॉइंट यही था। और इसमें खासकर बात करें सबसे जो अहम था वो स्टाइपेंड को लेकर था। तो आपका स्टाइपेंड काफ़ी मान के चलिए कि आप 30 से 35% स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हुई है। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप करिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।